तो अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मतलब प्रोसीजर ऑफ फ्रेमिंग लॉ पार्लियामेंट के द्वारा जो की जाती है, तो उसमें दो प्रकार के बिल आते हैं। एक ऑर्डिनरी बिल आता है, एक मनी बिल आता है। जो ऑर्डिनरी बिल आता है वो उन 97 टॉपिक्स में जो साधारण विषय होते हैं उनमें आता है। और मनी बिल उनमें आता है जब देश को फिनांस की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम मनी बिल देख लेते हैं। इसके बारे में जानने का सिर्फ एक बात जो है वो इम्पोर्टेंट है कि मनी बिल केवल लोकसभा में आ सकता है। ठीक है, इसको पारित करने की वही प्रथा होती है जो ऑर्डिनरी बिल की होती है, किंतु ये सिर्फ हाउस ऑफ द पीपल में आता है। इसको लाने के बाद, इसको लोकसभा से पारित होने के बाद, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा में भेजा जरूर जाता है, लेकिन इसको 14 दिन के भीतर राज्यसभा को अपनी असेंट देने के बाद, अपनी सहमति देने के बाद वापस से इसको लोकसभा में भेजना पड़ता है। और इसे सहमति पत्र मान लेते हैं कि उनके द्वारा इस चीज को पारित कर दिया गया। ठीक है, और मतलब इसमें ऐसा बस मान लेते हैं कि देखो उन्होंने मतलब वापस कर दिया है ना, मतलब ये है कि वो लोग सहमत हैं, वरना वो अपनी कुछ सजेशंस वगैरह दे सकते थे। ठीक है, तो इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा का जो रोल होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। जो हाउस ऑफ द पीपल का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ हाउस ऑफ द पीपल की ही जरूरत पड़ती है। इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो रहती है वो सिर्फ नाम मात्र के लिए होती है। जब ये हाउस ऑफ द पीपल में वापस आता है तो हाउस ऑफ द पीपल से इसको प्रेसिडेंट के पास फर्दर अथेंटिकेशन देने के लिए, अपना सहमति पत्र वगैरह देने के लिए इसको राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। राष्ट्रपति जैसे ही उस पर अपना साइन करता है और उसको देना ही पड़ता है। ठीक है, तो वैसे ही मनी बिल पारित हो जाता है। ठीक है, अब हम ऑर्डिनरी बिल के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी बिल को प्रस्तुत करने के लिए हाउस ऑफ द पीपल नहीं तो काउंसिल ऑफ द स्टेट, दो में से कोई भी हाउस, लोअर हाउस अपर हाउस में इस बिल को लाया जा सकता है। सबसे पहले इसकी फर्स्ट रीडिंग होती है। इसमें कोई भी एक पर्सन जो उस मंत्रालय से रिलेटेड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्ट्री का है, वो उस बिल को वहाँ पे पढ़ देता है। इसको फर्स्ट रीडिंग कहती है। इसमें कोई भी फर्दर डिस्कशन नहीं होता है। मुख्य मुख्य जो मतलब पॉइंट होते हैं वो इसमें पढ़ दिए जाते हैं, ज़्यादा डीपली इसकी स्टडी वहाँ नहीं होती है। फिर नंबर आता है सेकंड रीडिंग का, जब अगला सेशन बैठता है। जब लोकसभा या राज्यसभा में अगला सेशन बैठता है तो वहाँ फिर सेकंड रीडिंग की जाती है। इसमें आप कोई भी एक हाउस में इमेजिन करते हुए आगे बढ़े, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो हम लोग अभी लोकसभा इमेजिन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पे सेकंड रीडिंग में सबको कॉपीज दे दी जाती हैं और बारी बारी से हर एक पॉइंट पर इस पर रीडिंग होती है। ठीक है, फिर इसमें कुछ नई बातें जोड़नी हैं तो इसके लिए कुछ कमेटी वगैरह बनाई जाती हैं जो अपना सजेशंस वगैरह देने का इसमें काम करती हैं। ठीक है, और कमेटी में कुछ स्पेशलिस्ट भी होते हैं, वो भी इसमें अपनी बातें नई नई जोड़ने या कुछ गलत बात है तो उसको हटाने का काम यहाँ पे चलता रहता है। लंबी प्रोसेस होती रहती है। इसमें तरह तरह के अमेंडमेंट्स लाने की बात चलती रहती है और फिर ये फैसला पहुंचता है स्पीकर के पास, और फिर स्पीकर इसमें रिपोर्ट बनाने का बोल देता है। जब रिपोर्ट की बात हो जाती है तो सब लोग इसमें मतलब वोटिंग करते हैं। ठीक है, इसके पहले जो कमेटी स्टेज थी तो उसमें घटौती बढ़ोती वगैरह होती रहती है, हर प्रश्न का जवाब दिया जाता है। और सेकंड रीडिंग में के बाद पहले तो लोग जवाब मांगते हैं, फिर उनको जवाब देता है। तो जो कमेटी स्टेज होती है वो बहुत बड़ी होती है। फिर इसके बाद रिपोर्ट स्टेज में एक फाइनल रिपोर्ट वगैरह बनाने के लिए इसको बिल स्वरूप जो रहता है इसका अंतिम रूप देने के लिए वोटिंग के लिए भेज देते हैं। फिर नंबर आता है रिपोर्ट स्टेज के बाद थर्ड रीडिंग का। इसमें फाइनली रीडिंग होती है, जो जो काट छाट वगैरह हो गई होती है वो इसमें सारी बातें शामिल करते हुए पढ़ के, और फिर स्पीकर या चेयरपर्सन के पास, जो भी उस समय से, अभी के समय में ओम बिरला जी हैं, तो उनको भेज दिया जाता है। राज्यसभा का स्पीकर कौन होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा।
कोई एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट का होता है यानी राज्यसभा का होता है, वो कौन होता है कमेंट में बताइए। सेंडिंग बिल्स इन दी सेकंड हाउस, ठीक है। फिर जैसे ये लोकसभा से फिर अगला मामला अगले हाउस में जाता है, ठीक है। और अगले हाउस में भी फिर से ये फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, कमेटी स्टेज, रिपोर्ट स्टेज और फिर इसके बाद थर्ड रीडिंग वगैरह होती है। फिर मामला वापस से प्रीवियस हाउस में आ जाता है और फिर वहाँ से वो पूरा बिल जो है असेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है। प्रेसिडेंट अपनी सहमति से अगर इसको वापस करता है तो फिर इसे गवर्नमेंट गजट में छाप दिया जाता है और प्रेसिडेंट की सहमति के साथ ही, उसके साइन के साथ ही ये जो बिल होता है ये अब आपका लॉ बन जाता है, ठीक है। और इसमें अगर कुछ अधिनियम वगैरह जोड़ दिए जाते हैं, कुछ पनिशेबल क्राइम्स वगैरह जोड़ दिए जाते हैं तो ये लॉ फिर एक्ट कहलाता है। तो BLA के फॉर्मेट में, बिल लॉ एक्ट के फॉर्मेट में इस पर पूरा काम होता है। मनी बिल हाँ वो पढ़ा चुके हैं। फिर इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो रहता है एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव मैं फिर से उस लिस्ट पे, उस हायरार्की पे लेकर जाना चाहूँगा। तो ये रही वो आपकी हायरार्की, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले प्रेसिडेंट होता है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अभी हम सिर्फ सेंट्रल की बात करेंगे। स्टेट में गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की बात हम बाद में करेंगे। पहले हम उसके स्टेट का लेजिस्लेचर भी मतलब पढ़ेंगे, उसके पहले हम जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हम पूरा फिनिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम फिर से वापस से अपने एग्जीक्यूटिव पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव पे हम बात कर रहे हैं। भाई एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। जैसे लेजिस्लेटिव अपने कानून वगैरह फ्रेम कर देते हैं तो ये आम जनता से इसको फॉलो करवाने का काम करता है, लोगों को लॉज से अबाइड बाय जोड़ने का काम करता है, यानी कि उनसे वो नियम फॉलो करवाने का काम करता है, ठीक है। इसमें दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक नॉमिनल और एक रियल। इंडिया में नॉमिनल में प्रेसिडेंट को रखा गया है, मतलब नाम मात्र का, और जो रियल है वो प्राइम मिनिस्टर है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि देश में प्रेसिडेंट की कोई औकात ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है, जी नहीं। वो देश का सबसे मान्यवर मतलब पोस्ट पे बैठा हुआ है, बहुत ही प्रतिष्ठित है। उसको उस तरह के काम दिए जाते हैं। जब हम आपको प्रेसिडेंट के बारे में बताएंगे तब आपको इसके बारे में मालूम चलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। तो इसको बनने के लिए जैसे आपको राज्यसभा सिखाया था कि कम से कम आपको 30 वर्ष का होना चाहिए, लोकसभा में 25 वर्ष का, इसमें 5 वर्ष और जोड़ दो कि मतलब 35 वर्ष का आपको होना चाहिए। इसमें आपको भारत का सिटीज़न होना अनिवार्य है। आप कोई भी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में कहीं जॉब ना कर रहे हों, लाभ के पद में ना हो, भारत के आप नागरिक हों, तो इसके लिए आपको ये होना बहुत ज़रूरी है। या अगर आप कोई लोकसभा या राज्यसभा या कोई विधानसभा, विधान परिषद के मेंबर हैं तो आपको वहाँ से भी इसमें इस्तीफा देकर यहाँ तक आना पड़ता है। अब हम जान लेते हैं हमारे देश के सबसे बड़े पद प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में। तो इसके जो पावर्स हैं वो ये हैं कि एक प्रकार रहता है पीस टाइम का और एक रहता है इमरजेंसी टाइम का, ठीक है। तो देश के संविधान के 42वें संविधान संशोधन में इनको बहुत सारी मतलब जो पावर्स हैं वो दी जा चुकी हैं। ये बड़ी बड़ी सजाएं जो होती हैं वो माफ़ कर देते हैं, ठीक है। तो इनका जो पहला कार्य है वो है प्राइम मिनिस्टर और उसकी सलाह पर की जाने वाली कैबिनेट, मतलब मंत्रालय में मंत्रियों को शपथ दिलवाना इनका मेन काम होता है। तो आप जैसे कि जानते हैं इलेक्शंस होते हैं, आम चुनाव होते हैं, उसमें हाउस ऑफ द पीपल का जो लीडर होता है, जो लीडिंग पार्टी का लीडर होता है, उसको हम प्राइम मिनिस्टर के पद पर सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव, भारत के असल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलवाने का काम करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये देश में CJI
को भी शपथ दिलवाते हैं, है ना। उनकी सलाह पे वो बाकी के जो जज होते हैं, आप आगे जाके जानेंगे कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, सुप्रीम कोर्ट का हेड होता है, उसके नीचे भी कुल 30 जजेस होते हैं। उन सभी को शपथ दिलवाने का, सीजेआई को शपथ दिलवाने का, प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलवाने का, कैबिनेट मिनिस्ट्री को शपथ दिलवाने का, और अटर्नी जनरल है या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, या फिर जिसको आप कैग नाम से भी जानते हैं, उसकी सारी अपॉइंटमेंट है। यूपीएससी के हेड की अपॉइंटमेंट है। तो ये सब करने का, अपॉइंटमेंट वगैरह करने का इनको अगला पावर दिया गया है। फिर इसके बाद लेजिस्लेटिव पावर आता है। लेजिस्लेटिव पावर आप जानते हैं कि फ्रेमिंग से संबंधित है कुछ, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट में 12 लोगों को नॉमिनेट करने का हक है। तो लो भैया, ये लेजिस्लेटिव का भी काम कर रहा है, ठीक है। इसके आदेश पे पार्लियामेंट इकट्ठा हो सकता है कानून वगैरह बनाने को। तो ये उनके यहाँ पे एक लीडर के तौर पे काम करता है। भाई, देश का सबसे बड़ा राजा है वो, है ना। तो इसी तरह से ये काउंसिल ऑफ स्टेट में 12 सदस्यों की जो नियुक्ति करता है, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि कुल 250 मेंबर्स होते हैं, उसमें से 238 3 अलग अलग पार्टों में सेलेक्ट होते हैं। लेकिन जो बचे हुए 12 लोग होते हैं वो आर्ट, लिटरेचर, साइंस, म्यूज़िक वगैरह की फील्ड से चुने जाते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर साहब और रेखा जो एक्ट्रेस हैं, वो भी एक समय पहले राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट चुने जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी प्रेसिडेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमको पड़ती है, ठीक है। आगे क्या है, ये ऑर्डिनेंस वगैरह लाने का भी काम करता है। ऑर्डिनेंस मतलब होता है विशेष आदेश। इसके पास कुछ फिनेंशियल पावर्स भी होती हैं, जैसे मनी बिल पे साइन करना। बिना इसके साइन के मनी बिल पारित नहीं हो सकता। इसको जुडिशियल पावर भी होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के बाकी के जज, सबको शपथ दिलाने का काम करता है। इनको पार्डन देने का, यानी कोई को मौत की सज़ा हुई है तो मौत की सज़ा माफ़ करने का भी इनके पास स्पेशल अधिकार होता है। और इस साथ ही साथ ये तीनों सेनाओं के विशेष अध्यक्ष होते हैं पॉलिटिकल पावर में। ये जो होते हैं, ये सारे स्टेट्स के हेड होते हैं, और खुद ही जो मतलब फॉरेन लेवल में जो एम्बेसडर्स होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। जो विदेशों में एम्बेसी में बैठते हैं उन सब की नियुक्ति करते हैं। स्टेट में जो रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं उनको हम गवर्नर कहते हैं, उनकी भी नियुक्ति इनका काम होता है। फिर इनको इमरजेंसी, अभी तो आपने मतलब ड्यूरिंग पीस पढ़ा था, अब आपको इमरजेंसी पढ़ा रहे हैं। इमरजेंसी के समय इनको 3 अधिकार दिए गए हैं। जब देश पे कोई विदेशी हमला हुआ हो, ठीक है, देश कोई फिनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा हो, तो इनको अपनी कैबिनेट मंत्रालय जो एग्जीक्यूटिव ही होता है उनकी सलाह पे, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे इमरजेंसी लगाने का पूरे देश में इनको हक बन जाता है। फिर अगला है कि गवर्नर अगर कहता है कि उसकी स्टेट में रूलिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही है, तो ये चाहें तो उस स्टेट में इमरजेंसी लगा सकते हैं। और तीसरा है कि जब पूरे देश में कोई फिनेंशियल सीवर टाइम आ जाता है तो ये पूरे देश को अपने हाथ में लेने का क्षमता रखते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में जानेंगे। हमारा राष्ट्रपति टॉपिक अब फिनिश हो चुका है। अब हम प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्ट्री, इनके लिए जनरल इलेक्शन होता है। जनरल इलेक्शन से जो लोग जीत के आते हैं वो अपने लीडर को प्रधानमंत्री के रूप में चुनते हैं। चुनने के बाद राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति के सामने ये खड़े होकर इस चीज़ की पूरी शपथ लेते हैं। इनके पास क्या अधिकार होते हैं, ये हाउस का सबसे बड़ा लीडर होता है। कोई भी बिल लाना हो, ऑर्डिनरी लाना हो या मनी बिल लाना हो, बिना इनकी परमिशन के नहीं आ सकता। और अगर ये मंत्रालय से, कैबिनेट मिनिस्ट्री से किसी मिनिस्टर को हटाना चाहते हैं तो इनके कहते ही उस मंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये सबके हेड होते हैं, ठीक है। तो
ये चीज़ भी होती है। ये सब के डिपार्टमेंट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ये चाहें तो। कोई भी मिनिस्टर जो ऐसे कोई फिनांस मिनिस्टर है और ये समझते हैं कि फिनांस मिनिस्टर को ऐसा काम करना चाहिए, तो ये उसकी ड्यूटी में भी अपना इंटरफियर वगैरह कर सकते हैं, मिनिस्टर्स को हटा सकते हैं, ठीक है। और उस कैबिनेट मिनिस्ट्री की जो मीटिंग होती हैं, ये उसका सरताज होते हैं, हेड होते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट वगैरह करने के लिए भी ये प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं कि आप उस स्टेट में इनको अपना गवर्नर बना के भेज दीजिए, या इनका रिकॉर्ड अच्छा है तो इनको सीजेआई चुन लीजिए। तो इस तरह से प्रेसिडेंट जो रहता है, इन्हीं की एडवाइस पर काम करता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन के रूप में भी काम करते हैं, ठीक है। जनरल इलेक्शन में, एक्चुअली जनरल इलेक्शन होता है वो केवल इस प्राइम मिनिस्टर की ही को चूज़ करने के लिए होता है, तो जो अपने यहाँ के रियल एग्जीक्यूटिव के हेड माने जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह होने के लिए 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, और डिप्टी मंत्री यानी उप मंत्री होते हैं। ये तीनों के तीनों मंत्री हम बात कर रहे हैं, ये आपकी केंद्र सरकार की एग्जीक्यूटिव की ही बात हो रही है, अभी आपके विधानसभा वगैरह यानी कि स्टेट्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो इनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के स्पेशल फीचर हैं कि इन सब में सबसे बड़ा हेड कौन, प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी सलाह पे ये सारे लोग काम करते हैं। अगर कोई मिनिस्ट्री में कोई मिनिस्टर गफला करते पाया जाता है, कोई काम करता है तो उसकी, कोई गलत काम करता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी पूरे के पूरे मंत्रालय की होती है। ये एक इसका सेलिएंट फीचर है, स्पेशल फीचर है। और ये अपने पदों की गोपनीयता वगैरह बना के भी रखने का काम करते हैं। जैसे कि अगर डिफेंस मंत्रालय चाह रहा है कि आज पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, तो इनको अलग से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज रात 11 बजे सारे प्लेन उड़ के पाकिस्तान में बम विस्फोट करके आएंगे। नहीं, ये जो काम करते हैं उसकी पूरी गोपनीयता रखते हैं। अभी आपने रिसेंट में देखा होगा, जाकर बजट वगैरह प्रस्तुत किया गया तो वो इन्हीं के कर्मों पे किया गया था, ठीक है। इन्हीं के, मतलब इसने पूरी गोपनीयता वगैरह बनाने का काम किया था। फिर इनके हम पावर्स जान लेते हैं कि ये जो होते हैं ये लोग क्या क्या काम करते हैं। तो ये पॉलिसीज़ वगैरह का निर्माण वगैरह करते हैं, ठीक है। ये लोगों को एक लेजिस्लेचर का भी अधिकार होता है, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव में नहीं बैठते, है ना। ये असल में लेजिस्लेचर का ही अंग होते हैं, तो ये पॉलिसी मेकर भी होते हैं और पॉलिसी को फॉलो कराने वाले भी होते हैं। गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो, कोई विदेशी एम्बेसी के एम्बेसडर की बात हो, कोई यूनिवर्सिटी के चेयरमैन चेयरपर्सन की बात, अटर्नी जनरल की बात, तो ये प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को सलाह वगैरह देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हीं की सलाह पे आपके देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट काम करता है, ठीक है। और ये मनी बिल वगैरह लाने में भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो इनका फिनेंशियल डिपार्टमेंट भी होता है, असल में ये पूरा देश संभाल रहे होते हैं, ठीक है। फिर इनके बाद इन्हीं की एडवाइस पे जो प्रेसिडेंट महोदय होते हैं, वो बाकियों की नियुक्ति वगैरह करने का या उनकी सलाह पर आगे अपने कोई भी काम वगैरह करने का काम करते हैं। इसके बाद सेंट्रल लेवल की जुडिशरी की बात होती है। तो सेंट्रल लेवल की जुडिशरी में सबसे बड़ा हेड कौन भैया, सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे हर स्टेट के कौन भैया, हाई कोर्ट। और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्टों को 3 पार्टों में बांटा गया है। एक कहलाता है सिविल कोर्ट, इसमें डिस्ट्रिक्ट जज रहता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहता है, सीजे रहते हैं, 2 प्रकार के सीजे रहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कोर्ट ऑफ सेशंस रहते हैं, ये मतलब टेम्परेरी जज होते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ इनके सेशंस होते हैं। इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट वगैरह होता है। और तीसरा रहता है रेवेन्यू कोर्ट। इसमें तहसीलदार, कलेक्टर, कमिश्नर इत्यादि आते हैं जो कि रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह का काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम जुडिशरी स्टार्ट करते हैं। जुडिशरी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का तीसरा विशेष अंग है। ये पनिशेबल क्राइम वगैरह में पनिशमेंट वगैरह देने का
काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत को भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जजों की संख्या होती है आर्टिकल 124 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसके हिसाब से कुल 31 होती है। इसमें 3 प्रमुख जजेस और एक मेन सीजेआई यानी कि प्रमुख न्यायाधीश होता है। ठीक है, और वो प्रमुख न्यायाधीश बाकी के जजों की नियुक्ति का भी कार्य करता है। तो ये इसके ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का काम करता है। जज वगैरह बनने के लिए आपको क्या योग्यता चाहिए? आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको भारत का नागरिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके बाद आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ही 5 साल एज अ छोटे जज या हाई कोर्ट में आपको एडवोकेट का अनुभव हो कि आपने कोई भी हाई कोर्ट में या तो 10 साल की प्रैक्टिस करी हो एक एडवोकेट के रूप में, या कोई भी हाई कोर्ट में आप मेन जज बन के बैठे रहे 5 साल। नहीं तो मेन जज नहीं है, चलो ठीक है एक लेवल कम ले लेते हैं, कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस, है ना। तो इस तरह से ये देश का सीजेआई बन सकते हैं। और प्रेसिडेंट की नज़रों में आप एकदम परफेक्ट हो, ये भी एक योग्यता होना इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट का टेन्योर क्या होता है जज का? तो भैया 65 साल की उम्र अगर आपने पाली तो आपको हटना पड़ेगा, या आप उसके पहले भी अपना इस्तीफा वगैरह दे सकते हैं। और प्रेसिडेंट चाहे, देश की कैबिनेट मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर वगैरह चाहें तो आपको इम्पीचमेंट से हटा सकते हैं, तब भी आपको हटना पड़ेगा, फिर तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। ठीक है, एक और चीज़ होती है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज अगर रिटायर्ड हो जाते हैं तो आपको फिर से कहीं पे प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलेगा। आप फाइनली रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब आप, क्योंकि आप अब उस पद की गरिमा रखते हैं कि आप सबसे बड़े जज के साथ आपने रिटायरमेंट लिया है सबसे बड़ी पोस्ट से। सर की दवाई, चाय। इम्यूनिटीज ऑफ जजेस। ठीक है, इम्यूनिटीज ऑफ जजेस का मतलब है कि अभी जैसे रिसेंट में कुणाल कामरा नाम के एक कॉमेडियन ने हमारे प्रमुख सीजीआई बोबडे जी का मजाक उड़ा दिया था कोई भी कारणों से। ठीक है, तो फिर वो अब सफाई देते फिरते हैं कि जो मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि मैं तो कॉमेडियन हूँ, मैं तो जो भी बोला था वो हंसाने के पर्पज से बोला था। तो कॉमेडी का जोक ख़त्म, तो वो अपमान ख़त्म। लेकिन नहीं माना जा रहा है, उनको पनिशमेंट वगैरह होने का मतलब वो चल रहा है कि इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट तो किया था। ठीक है, तो इनको रहता है कि इनका कोई अपमान नहीं कर सकता, कोई इन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि देश के सबसे बड़े न्यायाधिकारी हैं ये। ठीक है, तो इसी तरह से इनका टेन्योर की बात करें हो गई है। ठीक है, इनको बहुत सारे अलाउंसेस पेंशन्स वगैरह मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद भी। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन सुनो, जब भी देश में कोई भी कोर्ट की बात करे एक जुरिडिक्शन जरूर बताना कि फंडामेंटल राइट्स के रक्षक होते हैं, पार्लियामेंट के रक्षक होते हैं, पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक होते हैं। ये लॉ को फॉलो ना करने पे पनिशेबल क्राइम का जिक्र जरूर करना। जब भी ये बातें जब लिखोगे तो अपने आप आपके पॉइंट्स वगैरह जो हैं वो बन जाएंगे। 2 से ज़्यादा स्टेट्स या 2 स्टेट्स के बीच कोई विवाद है तो ये सुलझाने का काम करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट का अगर बाकी के स्टेट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट का बाकी के स्टेट के साथ अगर कोई विवाद है तो ये इसको भी सुलझाने का काम करते हैं। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स की रक्षा का काम करते हैं। देखो वही बात आ गई, है ना। और अपने से निचली अदालतों में कोई मामला, कोई व्यक्ति अगर हार के आया है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार, अपील वगैरह लगा सकता है। ये
ये बाकी जो भी यहाँ पे केस वगैरह लड़े जाते हैं, ये उसको आर्काइव करने का, यानी कि वो उस पर पूरा कलेक्शन करने का ये हक रखते हैं। ठीक है, तो ये इनको रिकॉर्ड रूम वगैरह रखने का अधिकार है। ये जो बड़ी बड़ी आपने वकीलों के यहाँ बुक्स देखी होंगी, उसमें क्या चीज़ होती है, उसमें हर केस का जिक्र होता है। तो वो केस उसमें कैसे आते हैं, इन्हीं कोर्ट रूम से आते हैं ये, क्योंकि इस पर जो बुक्स बड़ी बड़ी लिखी जाती हैं, इस पे मतलब वकील लोग पढ़ के अपने फैसले लेने का काम करते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अगला जो है वो काम है कि अपने से छोटे कोर्ट्स की अपॉइंटमेंट वगैरह करवाना, इंक्वायरी वगैरह करवाना। ठीक है, और अगर कोई बंदा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का गिल्टी पाया जाता है तो उसे पनिशमेंट वगैरह देना इसका प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, अब हम कल आपका स्टेट के बारे में जानेंगे। आज हमने पूरा केंद्र सरकार आपका फिनिश कर दिया है, कल हम स्टेट के बारे में जानेंगे। तब तक का लिए अपना ख्याल रखें।